एक सर्वे के अनुसार मैथ्स को वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट का टैग दिया, जो कि बिल्कुल सच बात है। अगर आप क्लास 10th के बच्चों से पूछोगे कि सबसे ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर होगा मैथमेटिक्स। बट साल 2024 में जब मैथ्स का पेपर हुआ तो स्टैंडर्ड मैथ्स में लगभग 11,253 बच्चों ने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। लगभग 22-23 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, जिनमें मैथ्स में 11,253 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आए थे। और बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि मैथ्स में हम कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें। तो यार जब इन बच्चों से मैंने बात की, इनका इंटरव्यू लिया, और इनमें से बहुत सारे बच्चों का मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट्स थे, और जब मैंने उनसे जानने की कोशिश करी कि यार कैसे इस मुश्किल सब्जेक्ट को उन्होंने इतना ईजी बना दिया कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर दिया। किसी भी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना कोई आसान बात नहीं होता है। 1 मार्क्स तो आधा मार्क्स तो कट ही जाता है कहीं ना कहीं। बट क्या वो स्ट्रैटेजी थी, किस तरीके से उन्होंने पूरे साल भर मैथ्स को पढ़ा और किस टाइम पे कौन से चैप्टर का रिवीजन, क्या सारा कुछ वो चीजें मैंने जानने की कोशिश की। और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे 5 ऐसे पॉइंट्स, 5 ऐसी बातें समझ में आई जो मैं आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और आप लोगों की भी ये जो जर्नी है, जो अभी 10th ग्रेड की स्टार्ट हुई है, इस जर्नी को 100 आउट ऑफ 100 तक कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टाइटल में आप लोगों ने देखा है कि 95 प्लस स्कोर। अब 95 तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर 11,253 बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 होंगे ना, तो आप ये मान के चलो कि लगभग कम से कम 25,000 बच्चों के 95 प्लस होंगे। 95 प्लस ऑल्सो इज अ रिस्पेक्टेबल स्कोर। बट 100 आउट ऑफ 100 की जर्नी को हम सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आसान है अगर आप चाहो तो चलिए बढ़ते हैं सेशन में आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर सेशन को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि सही टाइम पे एक सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे रिलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। देखो आजकल जो टाइम है, आप लोगों का पूरा ऑनलाइन पे डिपेंडेंसी है बच्चों की। बहुत सारे बच्चे कोई ऑफलाइन कोचिंग्स में नहीं जाते हैं, कोई लाइक सीबीएसई जैसे एग्जाम्स के लिए तो आई डोंट थिंक सो क्लास 10th के लेवल पे आप लोग अगर कोचिंग जा रहे हो तो दैट इज वेस्टेज ऑफ योर मनी। आप लोग सारा कुछ यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब पे दुनिया भर का कंटेंट। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन डिपेंडेंसी रखते हैं। और अगर मैं बात करूं यूट्यूब की, तो यूट्यूब सबसे पहले आपको, अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, उन बच्चों से बात करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हमने आपसे पढ़ा, इस वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ा, उस वाले यूट्यूब चैनल से पढ़ा, और हमने शुरुआत ऐसे ही की। तो सबसे पहले शुरुआत में लेट्स से अगर आप मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट्स से आपने रियल नंबर पढ़, तो रियल नंबर का आप लोग यूट्यूब पे कोई भी वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट वीडियो क्या होता है उसको समझो। वन शॉट वीडियो का मतलब होता है आप लोगों के पास पूरा का पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर होता है, जिसमें आप लोगों के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, और उसके साथ साथ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। हर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये सारा कुछ वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा। मेरा खुद का अगर मैं इस चैनल पे बात करूं, अभी हमने 10th ग्रेड कराना शुरू किया है, तो यहाँ पे मेरा रियल नंबर का अगर आप वीडियो देखोगे तो 2.5 घंटे का लगभग ये वीडियो। उस वीडियो में मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर कराया, बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाया है और पूरा का पूरा चैप्टर भी एक्सप्लेन करवाया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, कोई भी चैप्टर अगर आप पिक कर रहे हो, उसका यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देखो, उसके कॉन्सेप्ट को सीखो, पूरा चैप्टर पढ़ो। अगर आपको पूरा चैप्टर एक ही गो में, देखो 2.5 घंटे बैठना बहुत मुश्किल होता है ना, तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दो। जैसे मान लो एक टॉपिक मैंने अभी पढ़ लिया, एक टॉपिक मैंने शाम को पढ़ लिया, एक टॉपिक मैंने कल पढ़ लिया, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप जैसे जैसे साल में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा चीजों को बेसिक से करने का। तो अभी टाइम है बेसिक से करने का, तो ब्रेक कर करके आप अपने इन चैप्टर्स को पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट सीखो, डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट को समझो, और फिर उसके बाद आप लोग अपना सेकंड स्टेप पे जाओगे, जो कि है आप लोगों का एनसीईआरटी। सेकंड स्टेप में आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है। अब देखो एनसीईआरटी कैसे कवर करो। मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो क्वेश्चंस पे सीधा जंप करते हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। और वो मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स जो एग्जांपल्स को स्किप करते हैं, जो कि असली सोना है। एनसीईआरटी से लगभग आपका 40 से 45% पेपर आता है बोर्ड्स एग्जाम में, और उस 40 से 45% की अगर मैं बात करूं तो लगभग 30% पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से आएगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से आएगा, जो बच्चे स्किप कर देते हैं। एज इट इज क्वेश्चंस उठ के आते हैं। एग्जाम्पल्स एक बहुत बढ़िया तरीका होता है अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का। तो मेक श्योर कि आप लोग एग्जाम्पल्स को स्किप मत करना। दूसरा, जो बच्चे एनसीईआरटी को गलत तरीके से पढ़ते हैं, बच्चे एनसीईआरटी में ना थ्योरी भी होती है, और बहुत सारे बच्चे
उस थ्योरी को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप कर दिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर दिए और खत्म हो गया। नहीं, आप लोगों को इस थ्योरी को भी समझना है। क्यों इस थ्योरी को समझना है? देखो, मैथ्स जो होता है ना, या तो आपको आता है या तो नहीं आता है, ये दो चीजें होती है। लेकिन जिन बच्चों को आता है तो वेल एंड गुड है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि वो मैथ्स को कनेक्ट नहीं कर पाते रियल लाइफ से। और जब आप किसी चैप्टर की थ्योरी को समझोगे ना, थ्योरी को पढ़ोगे ना, उस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा होता है कि एक एग्जांपल देता है आपको, ढोलू और भोलू गए थे किसी मार्केट में, फिर वहां पे उन्होंने 5 रुपए का ये खरीदा, 10 रुपए का ये खरीदा, टोटल खर्चा उनका 25 रुपए 15 रुपए हो गया। तो वो जो एग्जांपल्स होते हैं ना, वो आपको कनेक्ट करते हैं। वो थ्योरी जो होती है वो कनेक्ट करती है आपको रियल लाइफ से, मैथ्स की रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार ये आपने कनेक्शन बना दिया ना मैथ्स से, तो बेटा 100 क्या 101 नंबर लेकर आओगे। तो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे आप लोग मैथमेटिक्स में कि आप लोग बोलोगे कि भैया बस, मतलब जबरदस्त हो गया ये तो। एनसीईआरटी खत्म करने के बाद उस चैप्टर की एक एक चैप्टर करके बता रहा हूं मैं, पहले एक चैप्टर, ये नहीं कि पहले सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियो देख ली फिर सारे चैप्टर्स की एनसीईआरटी कर दी। नहीं मेरे भाई, ऐसा पाप मत करना। एक चैप्टर किया, फिर उसके बाद उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है आप लोगों का पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उठा के करो। क्यों टीचर्स बार बार बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो? ताकि आप लोगों को एक पैटर्न का आइडिया मिल जाए, ताकि आप लोगों को एक पैटर्न का आइडिया मिल जाए कि आप लोगों का जो बोर्ड्स का एग्जाम होगा वो किस तरीके का होगा, जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास आने वाले। तो आपको एक पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा कि भैया हमारे जो, देखो जब आप किसी जंग में जाते हो ना, तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया होना चाहिए ना यार, मुझे घोड़े यहाँ पे खड़े करने हैं, हाथी यहाँ पे खड़ा करना है, पूरा पूरा पैटर्न पता होना चाहिए। चेस खेलते हो या कोई गेम खेलते हो तो उसका पूरा पैटर्न पता होता है। पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, उसका पैटर्न हमें पता होता है। अगर पैटर्न ही पता नहीं होगा क्या खेलोगे? कुछ नहीं खेल पाओगे ना। तो जब आप पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि यार सीबीएसई किस प्रकार के सवाल आप लोगों के पास देता है। तो आपको अगर ये पता चल गया कि यार मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको फोकस सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस पे करना है अपने सीबीएसई एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दुनिया जहां की किताबें करते हैं। अरे भाई मत करो, जरूरत ही नहीं है यार। 95+ अगर स्कोर करना ना बोर्ड्स में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब लेक्चर देखो, वन शॉट वीडियो, फिर उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो आप कोई रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज कर सकते हो। जैसे मार्केट में आर.डी. शर्मा बहुत बढ़िया किताब है। आर.डी. शर्मा में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आर.एस. अग्रवाल में लिमिटेड एग्जाम्पल्स है, थोड़ी आर.डी. शर्मा के कंपैरिजन में छोटी होती। कोई भी बुक कर लो यार, नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। इसको तो सीबीएसई भी रिकमेंड करता है एग्जाम्पलर को। कोई भी किताब, इन तीनों में से कोई भी किताब आप लोग कर लो अपनी प्रैक्टिस के लिए। दो तरीके के बच्चे होते हैं। अगर आपको मैथ्स आता है तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती, आपको समझ आ जाएगा इतना करने के बाद। लेकिन अगर आपको मैथ्स नहीं आता है ना, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और इन किताबों से आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक पैटर्न का आइडिया मिल जाएगा कि यार इस प्रकार के सवाल हमारे पास आने वाले। फिर अगला स्टेप क्या होता है, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाते हो, आपके पीछे के चैप्टर सारे के सारे गायब होते जाते हैं। आप भूलने लग जाते हो कि यार जो मैंने आज से 1 हफ्ते पहले पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था, अब मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ रहा हूं, रियल नंबर तो सब गायब हो गया। तो आपको एक प्रॉपर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपको टाइम पे या तो वीकली जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर का एक टेस्ट रख लो, और फिर उसके बाद मंथ में जितनी भी चीजें आपने करी, जितने भी 2-3 चैप्टर्स का किया है आपने, तो उसका एक कंबाइंड टेस्ट दो। क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो फिर आपका जो पुरानी चीजें हैं वो रिवाइज नहीं हो पाएगी। टेस्ट सबसे बेटर तरीका होता है पुरानी चीजों को रिवाइज करने का। तो एक टेस्ट हफ्ते में एक बार, और एक 31 या फिर 30th को, जो भी डेट हो, ठीक है, या फिर 1st को कोई एक दिन फिक्स कर लो। फिर उसके बाद सिर्फ टेस्ट देना नहीं होता है बेटा, इसका एनालिसिस भी करना होता है। भैया एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कि क्या मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, क्या मेरे वीक एरियाज हैं। जो आपसे सवाल आज हो गया तो वो बोर्ड्स एग्जाम में भी हो जाएगा, लेकिन जो सवाल आपसे आज नहीं हुआ उसको अगर आपने किसी से पूछा, डाउट क्लियर हो गया, लेकिन इसकी 90% चांसेस है कि बोर्ड्स एग्जाम में भी वो आपके पास अगर आएगा तो आप भूल जाओगे।
तो वो कहलाते हैं आपके वीक एरियाज। उन पे काम करो, उन पे मेहनत करो, उस कॉन्सेप्ट को फिर दोबारा से समझने की कोशिश करो और उसको बेटर तरीके से तैयार करो। तो ये जो वीक एरियाज हैं इन पे थोड़ा मेहनत करनी है आपको। जो भी टेस्ट दोगे उसका एनालिसिस करो, देखो कि कहां पे मेरे पूरे मार्क्स आए। ठीक है, ये मेरे को आता है, अब मेरे को इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको एंड में रिवाइज करेंगे। लेकिन जो वीक एरियाज है उनको थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान से देखो कि यार मैं बार बार इन टाइप के क्वेश्चंस में फंस रहा हूं, मुझे इसमें थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, जब ये सारा हो जाएगा ना तो आपका वो पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो चुका है। और ऐसे ही करते करते आपने साल के अंत तक अपने सारे चैप्टर्स तैयार कर लेंगे। तो जब टाइम होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर तक एक आइडियल टाइम है कि आप लोगों का सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जम के मॉक टेस्ट लगाने आपको ये साल के आखिरी में लास्ट टाइम पे आपको मॉक टेस्ट लगाने। जो सैंपल पेपर होते हैं अभी मत खरीदना। बहुत सारे बच्चे साल के शुरुआत में सैंपल पेपर खरीद लेते हैं। बेटा सीबीएसई अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है, तो वो जो सैंपल पेपर होगा ना वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। तो वो तब खरीदना जब अक्टूबर नवंबर का टाइम, उस टाइम पे आप लोगों को अपने सैंपल पेपर खरीदने हैं। सैंपल पेपर खरीद लो, कोई एक ओसवाल है, एडुकार्ट है, कोई एक सैंपल पेपर खरीद लो, अरिहंत है, कोई भी एक सैंपल पेपर खरीद लो और उसमें लग जाओ बस ताबड़तोड़ तरीके से। क्योंकि आपने अपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, आपने उनके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल थी आप लोगों के पास, वो सारा कर लिया आपने। रिवीजन भी कर लिया, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट सब दिए। मॉक टेस्ट लास्ट में लगाओ बड़ा 3-3 घंटे का। कैसे? अगर जो आपका पेपर का टाइमिंग होता है 10 बजे से लेके 1 बजे तक का पेपर का टाइमिंग होता है, तो इसी टाइम पे बैठो और इसी टाइम पे आप लोग अपना डेली एक सैंपल पेपर करो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए ना, उन्होंने 50-50, 60-60 सैंपल पेपर किए। एक बच्ची थी उसके मैथ्स में 99 आए थे, वो कहती भैया मैंने 60 सैंपल पेपर किए थे मैथ्स में, फिर भी मेरा 1 मार्क्स कट गया था। मुझे भी नहीं पता कहां वो मेरा मार्क्स कटा। वो सिली मिस्टेक से बचना है आपको। जब आप करोगे ना पेपर लिखोगे तो ध्यान देकर लिखना है, और वो ध्यान देने की जो आदत होगी, वो सिली मिस्टेक से बचने की, वो प्रेशर हैंडल करने की आदत आपकी बनेगी यहां मॉक टेस्ट पेपर करने से। तो मेक श्योर कि मॉक टेस्ट पेपर को आप साल के आखिरी में जरूर करना, ताकि एक बेटर तरीके से आप लोगों की तैयारी हो जाए। ठीक है जी, तो ये कुछ 5 ऐसे स्टेप्स थे जो मैंने बच्चों से बात करने के बाद समझा और सीखा और आप लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश करी है। तो यार अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ना, समझ में आई कुछ चीजें, अगर ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर मार देना। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना तो आप लोग कर सकते हो। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।